तो आज एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और ये रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक शॉर्ट सा रिवीजन होगा, छोटा सा रिवीजन होगा जिनमें आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ रखा होगा, तो एक रिवीजन के तौर पे ये आने वाला है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशन बताया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से क्या है, जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। ये ऑस्टेट के समय से बातें चलती आ रही है। ऑस्टेट साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास होता है और उसके आसपास अगर मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाया जा रहा था, यानी कि मैग्नेटिक नीडल के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस शो किया जा रहा था। तो आपने ये सीखा था कि वो ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आपने ये जान लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को पैदा कर सकती है। तो अब सवाल ये है कि क्या मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पैदा कर सकती है, या जो मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना मैग्नेटिज्म को पैदा कर सकती है तो मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकती है। और उसी से रिलेटेड मैंने कई सारी उसी से रिलेटेड आज कई सारी बातें करेंगे, जैसे एम्पियर हो गया और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी बातें कर रखी है। ठीक है, वही समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहा कि एम्पियर एंड फ्यू अदर्स और भी कई साइंटिस्ट इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो इन्होंने ये बता दिया था, एम्पियर साहब और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने फैराडे साहब हो गया, हर्ज साहब हो गए, इन्होंने कई सारी चीज़ें बता रखी है, ऑस्टेट साहब हो गए। तो इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का अपना एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो हम आगे देख लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है। एग्जैक्टली आपको पता होगा कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है बेटा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो चार्ज के मूव करने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात एकदम क्लियर है। तो अगर कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सवाल ये है ना, जैसे कि नेचुरली एक सवाल राइज होता है कि क्या इसके कन्वर्ज इफेक्ट भी पॉसिबल है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को पैदा करती है तो क्या मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती है? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा बिल्कुल हाँ, है ना। तो बार बार ये साउंड आपको हाँ भाई हाँ बिल्कुल होगा, है ना। तो आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपने ये सुना होगा। यहाँ क्या है कि क्या आपकी मैग्नेटिज्म आपकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है? हाँ भाई हाँ। चलिए, साथ ही साथ बेटा यहाँ देखिए, ये जो माइकल फ्राइडे हैं, जो हेनरी साहब हैं, ठीक है, उन्होंने अराउंड 1830 के करीब ना ये कई सारी चीज़ें बता रखी है कि, या फिर इन्होंने ये बता रखा है कि मैग्नेटिज्म जो है ना करंट को पैदा करता है। देखिए कैसे, इन्होंने क्या कहा कि एक लूप लिया गया। लूप समझते हैं? लूप क्या होता है बताता हूँ आपको। ठीक है, एक वायर ले लीजिए, इसको मोड़ दीजिए, इसको लूप कहते हैं। तो कई बार बच्चों को लूप समझ में नहीं आता। जैसे ये वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देते, ये लूप बन गया। क्या बन गया? लूप। तो लूप का मतलब ऐसे यू शेप में अगर मोड़ दिया गया या इस तरह से मोड़ दिया गया तो इसको लूप कह देंगे। ठीक है, तो आइए हम एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, एक क्लोज्ड लूप ले रहे हैं। ठीक है, एक क्लोज्ड लूप। तो हमने ये क्लोज्ड लूप लिया। ठीक है, इस क्लोज्ड लूप के पास में हम ला रहे हैं एक मैग्नेट। क्या लिखा है? एक मैग्नेट ला रहे हैं। मैग्नेट क्यों लाते हैं? क्योंकि मैग्नेट क्या पैदा कर सकता है, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जैसा कि आपने देखा कि चार्ज जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है, सिमिलरली मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। तो ये आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए हमने यहाँ मैग्नेट लाया है, और ये कॉइल है। अब क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को हम एकदम पास ला रहे हैं इसके। ठीक है, एकदम पास ला रहे हैं, स्पीड में ला रहे हैं, स्लो में ला रहे हैं, वो बात की बात है। हमने क्या किया, मैग्नेट को पास लाया। जब हमने मैग्नेट को पास लाया, ठीक है, जब हमने मैग्नेट को पास लाया तो इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। क्या पैदा होता है? करंट प्रोड्यूस। तो जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ला गए तो कॉइल के अंदर क्या पैदा हो गया? करंट पैदा हो गया। आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? ये ऐसा तब समझ में आएगा जब हम फैराडे साहब के सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपको मैं बेसिक बात समझाऊं कि जब मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया गया, क्लोज्ड कॉइल के पास, तो इस कॉइल में करंट पैदा हो गया। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी? देखो, जैसे मान लो कि एक क्लोज्ड कॉइल ले लेते हैं। ठीक है, एक क्लोज्ड कॉइल ले लेते हैं, इसको हम किससे जोड़ देते हैं? इससे हम इसके अंदर हम गैल्वेनोमीटर ले आते हैं। ये लो, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉइल है, इसके साथ मैंने कोई बैटरी किसी भी तरह का डिवाइस नहीं जोड़ा है। बेसिकली इस कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है। ये लो, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है। आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो करंट के प्रेजेंस का पता लगाती है। तो अगर करंट पास हो रहा है, उसकी उपस्थिति का पता, यानी वो करंट पास हो भी रहा है कि नहीं भी हो रहा है, ये बात कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर बताएगा। जैसे हम मैग्नेटिक नीडल को, ये सर क्या कहते हैं, इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को इसके पास लाते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करने लगती है, इसकी नीडल क्या होने लगती है? डिफ्लेक्ट होने लगती है।
तो बात से क्लियरली समझ में आता है बेटा ये ऐसा डिवाइस है जो करंट पता लगाता है। ये तभी डिफ्लेक्ट होगी जब करंट होगा। इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेट को जब पास लाया ना तो ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होने लगा, यानी कि मैग्नेट को पास लाने से करंट इंड्यूस हो सकता है। यानी मैग्नेटिज्म जो है ना वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहा था उस प्रकार से मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती है। ये बात यहाँ प्रूव हो जाती है और आगे इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं फैराडे के लॉ में, वहाँ समझेंगे, जस्ट आगे समझेंगे। तो चलिए ये बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे ना वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, फाई ई से, लेकिन यहां मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई बी से। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया या पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो आपको पता है एक एरिया से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी उस इस पर्टिकुलर एरिया से, किसी पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया है, यहां से जितने भी लाइंस निकल रही थी, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया से, सपोज करिए ये एरिया है, यहां से जितने भी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, है ना, तो उसको क्या कहा गया था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अमाउंट को क्या कहा गया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा गया था। ठीक है, उसी प्रकार से यहां क्या निकलेगा, मैग्नेट से क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हम कहेंगे एक गिवन एरिया है, ये मान लीजिए एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन एरिया है, इस गिवन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है ना, क्या लिखा है, इट मेजर्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना क्या होता है बेटा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के फॉर्म में कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, डायरेक्ट इसके फार्मूले आएंगे। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ई डॉट ए है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बी डॉट ए होगा, बी डॉट ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और ये क्या है, एरिया। इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, डॉट प्रोडक्ट क्या है, बी ए कॉस थीटा। आप देखिए ध्यान से, अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे क्या आ रहा है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। और अगर 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 आप देखें तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों स्केलर क्वांटिटी कह रहे भैया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है और डॉट प्रोडक्ट से जो चीज़ रिजल्ट में आती है वो स्केलर ही होगी। ठीक है, तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स का भी आपने फॉर्मूला क्या लिखा, बी ए कॉस थीटा। बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला नहीं टेस्ला, ठीक है, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है, और कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है, ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, टेस्ला मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। अच्छा, ये अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं बी डॉट ए, ठीक है, या बी ए कॉस थीटा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है, तो यहां से बी क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, बी होगा बेटा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है टेस्ला, क्या होता है बेटा, सॉरी चलिए एक मिनट रुक जाइए। अभी अभी आपने मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या निकाली थी, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट निकाली थी बी ए कॉस थीटा, क्या निकाला था भैया, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये जो टेस्ला मीटर स्क्वायर है वो वेबर के बराबर होता है, वेबर, जिसको शॉर्ट में डब्ल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो हम टेस्ला मीटर स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, वेबर, यानी कि 1 वेबर बराबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, 1 वेबर बराबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर आपसे यूनिट पूछे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होगी टेस्ला, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर बोलोगे वेबर। तो ये 2 यूनिट आपको याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स का, एक तो वेबर और दूसरा टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी यूनिट अगर आपको बता दें तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी यूनिट क्या होगी, एक तो टेस्ला हो गया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। यहाँ से बी बराबर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स
बाय ए कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या निकाला है, वेबर, वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड के यानी कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछे तो इसके दो यूनिट है, एक तो टेस्ला मीटर स्क्वायर और दूसरा वेबर, वेबर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड के कितने यूनिट है तो भी कहिएगा दो यूनिट है, एक तो हो गया टेस्ला, टेस्ला, और दूसरा क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे आएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे आएगा, तो आप उसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा भी होगा, यहाँ लिखा भी है मैग्नेटिक फील्ड के दो यूनिट है ना, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखिए। अब सपोज करिए कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और बेटा ये गिवन एरिया है, तो एरिया ये है, तो एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है ना वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर हमने क्या लिखा है, ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो अभी जो आप मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन ये फार्मूला लिखे थे बी ए कॉस थीटा, तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होगा बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होगा बी ए कॉस थीटा, यानी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हो गया बी ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करें भैया कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और ये गिवन एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा, एरिया वेक्टर ये होगा। और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो गए, पैरेलल। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसके बीच में एंगल क्या होता है, जीरो। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसके बीच में एंगल क्या होता है, जीरो। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, यानी कि इस बार थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो बेटा देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, है ना। तो बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए के बराबर होगा। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, उसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल पे। अगर हम cos थीटा की वैल्यू क्या कर दे, मैक्सिमम कर दे, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 या -1 होगा, ठीक है, या 0, 0। चलिए तो अगर देखें तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो अगर ये मैक्सिमम हो गया ना तो यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम आएगा बी ए, मैक्सिमम क्या आएगा, बी ए, ठीक है। अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस बार एरिया वेक्टर हम इसको मान लेते हैं, ये देखो ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल के आएगा बी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो वहाँ हो जाएगा। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, 0, है ही नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स। सोचने वाली बात ही, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आ रहा है, तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। भैया इससे क्या कुछ ना कुछ लाइंस पास आई तो कुछ ना कुछ क्या आया बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स आया। यहाँ भी कुछ ना कुछ लाइन पास हो रही तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आया। लेकिन इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही नहीं की, इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही नहीं किया भैया, लाइन ऊपर ऊपर से निकल गया, इससे पास नहीं किया। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स देख कर भी बता सकते हो क्या होगा, 0 होगा। देख कर भी बता सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। चलिए एक सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि एक क्वाइल है, ठीक है, जिसका एरिया ये दिया रखा है 2i कैप प्लस 3k कैप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एरिया दे रखा है, तुमसे क्या बोला है कि इस क्वाइल से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। तो अभी जस्ट आप पढ़े थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करिएगा, ये देखो एरिया वेक्टर दे रखा है तुम्हारा 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। अगर j कैप नहीं दिया तो उसको 0k कैप बोल सकते, j कैप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दे रखा है, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। कायदे के हिसाब से, रूल के हिसाब से क्या करना है, आई कैप का आई कैप के साथ अगर डाउट करिएगा तो आएगा आंसर 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 4, प्लस जे कैप के साथ करोगे तो 1 डॉट प्रोडक्ट, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0, प्लस 4 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, के कैप के साथ डाउट करोगे तो 1, तो 4 इंटू 1 4, ठीक है। तो ये टोटल जो है ना, टोटल ये हो जाएगा 16 टेस्ला, सॉरी क्या, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर, या फिर वेबर, कोई दिक्कत। तो 16 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए
एक सवाल और दे रखा है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। कह रहा है एक सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 0.2 मीटर दे रखा है, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन इज 1/पाई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 1/पाई वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है। चलो मैग्नेटिक फील्ड की ये यूनिट आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सच अ वे दैट एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द डिस्क। एक डिस्क है, ठीक है, उस डिस्क का जो एरिया होगा ना, एरिया, ठीक है, जो एरिया होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रखा है, 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री एंगल बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए एरिया कैसे निकालोगे। डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, पाई की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू आर दिया हुआ है 0.2 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, है ना, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, बी की वैल्यू क्या 1/पाई, ठीक है, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ से क्या लिखोगे 1/2, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर यानी कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 1/2, तो भैया ऐसा है ना, यहाँ से एक हटाओ, यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, ये से एक कट गया, ठीक है, फिर इसको डिवाइड करोगे ना 0.2 डिवाइडेड बाई 10, ये आंसर आएगा 0.02, ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर है, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट है जिनसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेंगे, और इन कंक्लूजन को आपको याद रखना है, कई सारे क्वेश्चन बनाने में काम आएंगे। फ्रेडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है ना कि आपको एक रिलेशन बताया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ, मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी के बाद, दोनों दोस्त हैं भाई साहब, है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को दोस्त मानता है तो मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या मानना चाहिए, दोस्ती मानना चाहिए ना, दुश्मन थोड़े मानेगा। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, और ये रिलेशन इस एक्सपेरिमेंट से क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। सबसे पहले ये कॉइल लिया गया, कुछ नहीं कॉइल है भाई, कुछ नहीं है, तुम भी बना सकते हो। देखो एक तार ले लो, उसको मोड़ दो, एक तार ले लो, उसको मोड़ दो, ठीक है, एक तार ले लो, उसको मोड़ दो, कुछ नहीं करना है, तार ले लो मोड़ दो उसको, ठीक है। कॉइल बनाना बहुत सिंपल है, तार ले लो मोड़ दो, ठीक है, तार ले लो मोड़ दो, ठीक है। ये तार है, हम इसको इस तरीके से क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए, तो इस तरीके से अगर हम फोल्ड कर दिए ना तो ये कॉइल बन गया, क्या बन गया, कॉइल, ठीक है। इस तरीके से मोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पहले कॉइल बना लो, ठीक है। तो मान लो सपोज करो तुमने ये कॉइल बना लिया, कॉइल बना लिया, इसमें तुमने क्या जोड़ दिया बेटा, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ठीक है। कोई सोर्स ऑफ करंट आपने नहीं जोड़ा है, कोई सोर्स ऑफ करंट आपने नहीं जोड़ा है, कोई बैटरी नहीं जोड़ी है, ठीक है। और अभी ये रेस्ट करने, ये अभी इस इनिशियल कंडीशन में हमने ना कोई सोर्स दिया, कुछ भी नहीं है इसके आसपास, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ऐसा इमेजिन करिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, गैल्वेनोमीटर की नीडल, गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इसके आसपास एक मैग्नेट को ले आए, किसको ले आए, मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या करता है बेटा, मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, मैग्नेट के पास दो पोल होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगा। जैसे तुम इस मैग्नेट को इसके पास लाओगे, जैसे तुम इस मैग्नेट को इसको पास लाओगे, तो मैग्नेट को जब तुम पास लाए तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ना वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दी, है ना। अब अगर तुम पास लेके आए, ये डिफ्लेक्शन शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया, डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दी। पहली बात जब मैग्नेट को पास लाया गया, डिफ्लेक्ट कर दिया। मैग्नेट नहीं था तो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैग्नेट को पास लाएगा तो ये क्या करने लगा, डिफ्लेक्ट। इससे क्या पता चलता है, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो करंट पता लगाती है, यानी कि जैसे आपने मैग्नेट को पास लाया, इसके अंदर करंट पैदा हो गया, तब ये मैग्नेटिक नीडल यानी कि गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। तो जब मैग्नेट को पास लाया गया तो गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं करंट पैदा हुआ है इस कॉइल के अंदर, इस क्लोज्ड लूप के अंदर। तो इस क्लोज्ड लूप के अंदर क्या पैदा हुआ, करंट। अब देखो क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के साथ, अगर हम बहुत तेजी के साथ इसको यहां लाते हैं, बहुत तेजी के साथ लाते हैं, तो ये जो नीडल है ना वो बहुत तेजी के साथ डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, जब हम लाकर बहुत तेजी से लाकर क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे जाकर रेस्टोर रख देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को यहां से लाए और यहां जाकर रोक दिए, यहां जाकर रुक गया ये, ठीक है। तो यहां से लाए और यहां जाकर रोक दिए। जब यहां से ला रहे थे ना तो ये डिफ्लेक्ट कर रही थी, और जब यहां जाके रोक दिए ना, जब यहां जाके क्या कर दिए, रोक दिए, तो ये डिफ्लेक्शन बंद हो गया। जब यहां जाकर रोक दिए तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि जब मैग्नेट मूव कर रहा था तो करंट पैदा हो रही थी, जब मैग्नेट मूव करना बंद कर दिया तो करंट पैदा होना बंद हो गया। मतलब एक चीज क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैग्नेट जब तक मूव करेगा, वो बसंती वाली बात हो गई, जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे तब तक भैया तुम्हारे आसी की जान बचे रहेंगे। बिल्कुल यही चीज है यहाँ, जब तक मैग्नेट मूव करेगा तब तक करंट पैदा होगा, जब मैग्नेट मूव करना बंद कर दे तो करंट पैदा होना भी बंद हो जाएगा। मतलब मैग्नेट आ गया रेस्ट में, मैग्नेट आ गया रेस्ट में, रेस्ट इन पीस हो गया, रेस्ट में तो करंट भी क्या हो गया, जीरो। करंट क्या हो गया, जीरो। आप ये बात समझ रहे हैं कि मैग्नेट आ गया रेस्ट में तो करंट क्या हो गया, जीरो। मतलब मैग्नेट को यहाँ हमेशा मोशन में रहना पड़ेगा, इसको हिलाते डुलाते रहना है, जिंदा रखना है। तो मैग्नेट अगर हमेशा जैसे यहाँ आके आगे हम इसको क्या करें, ऐसे आगे मूव करते रहे, मूव करते रहे, मूव करते रहे, तो जब तक ये मोशन में रहेगा तब तक करंट पास होगा, जब मोशन करना बंद कर देगा तो करंट पास करना बंद कर देगा। मैं एक कंक्लूजन देना चाहता हूं यहां से। कंक्लूजन ये है कि अगर मैग्नेट को मोशन में ला रहे हैं तो मैग्नेट के मोशन की वजह से क्या बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से करंट पैदा होगा। क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। लेकिन जब तुम पास लाए ना तो क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, जब तुम यहाँ के रोक दिए तो क्या रेस्ट में रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, हाँ रहेगा। जब तुम रेस्ट में लाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रही है तो अगर आप रेस्ट में ला दिए, कहाँ ला दिए, रेस्ट में, तो रेस्ट में लाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी, है ना। यहां देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी तो करंट भी पैदा नहीं होगा, करंट भी पैदा नहीं होगा। लालू जी का बात हमको बार बार याद आ जाता है। सॉरी, चलिए, लालू जी का बात एकदम बार बार याद आ जाता है कि ऐसा था कि नहीं कि रेल मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। अरे भैया जब नहीं मूव कर रहा है तो करंट भी पैदा नहीं होगा। मूव नहीं कर रहा है मतलब रेस्ट में है, रेस्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी तो करंट पैदा नहीं होगा। याद करिए मैंने कहा था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट एंड चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आपको मैंने बहुत पहले बता रखा था, याद करिए, मैंने बता रखा था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया था। चलिए देखिए ध्यान से, अब हमने ये बातें समझ ली, ठीक है। तो यहां लिखा भी है नो मोशन नो करंट, अगर मोशन नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, अगर मोशन नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा। अब एक चीज और करते हैं, अब हम एक चीज और करते हैं। अब क्या कर रहे हैं भैया, यही कॉइल है, यही कॉइल है, ये लगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और कोई सोर्स नहीं है बैटरी की। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है। तो पहले ऐसे ला रहे थे, पहले ऐसे ला रहे थे, इसमें करंट पैदा हुआ था, ये डिफ्लेक्ट होना, मान लो कि सपोज ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, इधर ले आते हैं, तो जब उसको उधर ले जाएंगे तो इसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। मतलब पास लाए तो भी डिफ्लेक्ट किया, दूर ले गए तो भी डिफ्लेक्ट किया। अच्छा, पास लाने से भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, और दूर ले जाने से भी मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। मतलब पास ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना, ठीक है। तो पास लाने से भी मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है और दूर ले जाने से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बदल रही है, घट रही है। तो अगर पास ला रहे तो भी डिफ्लेक्ट कर रहा है, दूर ले जा रहे हैं तो भी डिफ्लेक्ट कर रहा है, रेस्ट में रख देते तो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि दूर ले गए तो डिफ्लेक्ट किया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। तो अगर दूर ले गए तो डिफ्लेक्शन हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर सपोज करो कि नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्ट ऐसे कर रही है, तो अगर हम साउथ पोल को पास लाएं ना, नॉर्थ पोल को हम ऐसे कर रहे हैं, साउथ पोल को पास लाएं तो डिफ्लेक्शन ऐसे करेगी। अगर नॉर्थ पोल में ऐसे कर रहे हैं तो साउथ पोल में ऐसे करेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये सारी बात एक्सपेरिमेंट 1 की यहां लिखी हुई है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पहला स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल, यानी कॉइल के पास लाते हैं बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट, जब पास लाए तो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। पहली बात कह रहा है इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट, और गैल्वेनोमीटर के नीडल को डिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि कॉइल में क्या है, करंट है, कॉइल में करंट है, यानी मैग्नेट लाके अगर कॉइल के आसपास रखिएगा तो उसमें करंट दिखाएगा, ठीक है। कह रहा है द डिफ्लेक्शन लीस्ट, डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग द बार मैग्नेट इज इन मोशन, मतलब जब तक भैया बार मैग्नेट मोशन में था तब तक डिफ्लेक्शन था। फिर क्या लिखा, द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट हेल्ड स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, रेस्ट में, अगर मैग्नेट रेस्ट में आ गया तो कोई करंट डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, मतलब करंट नहीं था।
करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, यानी कि अगर हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले गए तो गैल्वेनोमीटर ने क्या किया भैया, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया, है ना, विच इंडिकेट्स रिवर्सल ऑफ द करंट डायरेक्शन। तो एग्जैक्टली क्या है कि वो करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दिया भैया। आप दूर ले गए तो पास लाए तो जो डायरेक्शन दिखाया वो दिखाया, लेकिन दूर ले गए तो रिवर्स हो गया डायरेक्शन, ठीक है। कह रहा है व्हेन द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूव टुवर्ड्स, अच्छा एक चीज और यहां देखिए, कह रहा है अगर साउथ पोल को बार मैग्नेट के साउथ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल लाते हैं, कॉइल की तरफ लाते हैं, या अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर ले जाते हैं, द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर आर अपोजिट। अगर आप साउथ पोल को पास लाएंगे तो जैसे नॉर्थ पोल में क्या किया था, डिफ्लेक्ट किया था, साउथ पोल में क्या करेगा, अपोजिट डिफ्लेक्ट करेगा। या फिर क्या करेंगे, साउथ पोल को पास लाए चाहे दूर ले जाए, साउथ पोल को पास लाए चाहे दूर ले जाए, तो भी डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल के अपोजिट डायरेक्शन में जैसा दिखाई दे रहा था वैसा ही दिखाई देगा, वैसा ही दिखाई देगा। देखिए आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक एक्सपेरिमेंट से तो मैं कई सारी बातें समझ में आ गई। पहली बात क्या क्या समझ में आया बता दीजिए। पहली बात मुझे ये समझ में आया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हैं, यानी कि मैग्नेट को मोशन में ला रहे हैं, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम रोक दे रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। नॉर्थ पोल में जिस डायरेक्शन में अगर करंट शो हो रहा था, साउथ पोल में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। मैग्नेट को पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बदलेगी, या मैग्नेट को पास लाते तो करंट प्रोड्यूस होगा, दूर ले जाएंगे तो भी करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फिर से वो कॉइल है, ठीक है, और इसको गैल्वेनोमीटर से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया। और इस बार हम एक कॉइल ले रहे हैं और उसके साथ बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी, बैटरी, ठीक है। अगर एक कॉइल के साथ बैटरी जोड़ दी, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सोलेनोइड, है ना। इस कॉइल के साथ हमने क्या कर दी, बैटरी जोड़ दी, तो ये सोलेनोइड है, ठीक है। अब जब बैटरी जोड़ेंगे ना, तो देखो कि ध्यान से क्या होगा, इससे करंट पास होगा। क्या पास होगा, करंट, ठीक है, करंट पास होगा। अच्छा करंट पास होगा तो आप जानते हैं कि करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहां बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर आप लगातार मैग्नेट को पास लेकर आएंगे, दूर लेके जाएंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, तो ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर। अच्छा उसी की बात क्या है, ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। एक चीज और ध्यान से सुनिए, जब इसमें बैटरी का जब स्विच ऑन किया गया था ना, तो जैसे स्विच ऑन करेंगे ना, जैसे बैटरी की स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे स्विच ऑन किया गया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ और फिर जीरो पे आ गया, डिफ्लेक्ट होकर फिर जीरो पे आ गया। मतलब ये कि बहुत ही कम टाइम के लिए इसमें करंट आया, लेकिन फिर जीरो हो गया करंट। बहुत ही कम टाइम के लिए इसके अंदर करंट आया, लेकिन फिर क्या हो गया, जीरो। कहना क्या चाहता हूं, देखो जैसे तुमने स्विच ऑन किया ना, तो करंट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें करंट क्या होगा, धीरे, पहले 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, करंट बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि करंट बदल रहा है बहुत ही कम टाइम में, तो बहुत ही कम टाइम में क्या होगा, जब करंट बढ़ रहा था ना, उस केस में इसमें भी करंट दिखाई दिया। यानी कि जब करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, और मान लो सपोज करो कि 10 एम्पियर पे जाके करंट कांस्टेंट हो गया, अब इसमें 10 एम्पियर ही जा रहा है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, अब करंट यहाँ कांस्टेंट हो गया। जैसे करंट यहाँ कांस्टेंट हुआ ना, तो बेटा यहाँ ये डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी तो ये इसमें करंट पैदा नहीं होगा, पहली बात। लेकिन शुरुआती दौर में क्या था, शुरुआती दौर में जैसे आपने स्विच ऑन किया तो धीरे धीरे करंट बढ़ रहा था, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा था। तो धीरे धीरे जो करंट बढ़ता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से एक सडन, है ना, चेंज देखने को मिला कि गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट हुई, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। तो बहुत ही कम टाइम के लिए इसमें क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, बहुत ही कम टाइम के लिए करंट प्रोड्यूस हुआ। देखिए क्या लिखा है ना। फर्दर आगे जब एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, द डिफ्लेक्शन is found to be larger when the magnet is pushed towards or pulled away from the coil faster। बेटा वो तो मैंने आपको बता दिया, जितना तेजी से लाया गया उतना ही तेजी से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, और जितना तेजी से दूर ले जाएगा उतना ही तेजी से डिफ्लेक्शन दिखाया गया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। कह रहा है इंस्टेड व्हेन अ वायर मैग्नेट इज हेल्ड फिक्स्ड, अ कॉइल C1, एक कॉइल C1 है, दूसरा C1 इज मूव टुवर्ड्स। अच्छा ओके, अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनिए, एक चीज और एक्सपेरिमेंट में, ये भैया ये कॉइल है, ठीक है, ये इसका गैल्वेनोमीटर है, इस कॉइल, और इस बार मैग्नेट को क्या किया गया, रोक दिया गया, ठीक है, बहुत अच्छे, बार मैग्नेट को क्या कर दिया गया, रोक दिया। अब इस बार बार मैग्नेट को मूव नहीं कराएंगे, इस बार कॉइल को पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। तो कॉइल जब उसके पास जाएगा ना, जब कॉइल पास जाएगा ना, तो इसमें फिर से डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा,
फिर से क्या शुरू हो जाएगा, डिफ्लेक्शन। तो जब कॉइल को पास ले गए तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया, डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। मतलब अगर कॉइल को भी आप मूव करा रहे हैं ना, तो कॉइल को भी मूव करा रहे हैं तो क्या कॉइल क्या एक्सपीरियंस करेगा, कॉइल अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा और अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करने की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। पहली बात, ठीक है। अगर आप कॉइल को रोक दे, दोनों को रोक दे, तो कोई करंट फील नहीं कर पाएगा ये। लेकिन अगर कॉइल चाहे मैग्नेट, दोनों में से किसी एक को मूव करे, या पास ले जाए दूर ले जाए, पास ले जाए दूर ले जाए, तो भी ये करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड बदलता हुआ फील कर पाएगा। तो ये भी यही लिखा है कि व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड फिक्स्ड, ओके, कॉइल C1 इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द बार मैग्नेट, यानी इसके पास लाइए और इसे दूर ले जाइए, पास लाइए दूर ले जाइए, तो गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो कह रहा है सेम इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल सही बात है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, इसका मतलब क्या पता है कि जो मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट है और जो कॉइल है, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है। ठीक है, क्या लिखा, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड इट्स कॉइल दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन या इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस, प्रेरित करना, पैदा करना, जन्म लेना। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। एग्जैक्टली दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से। रिलेटिव में क्या होता है, एक रुका होता है दूसरा चल रहा होता है, या दूसरा रुका होता है पहला चल रहा होता है, तो दोनों में से किसी एक को रोक दे, दूसरा को चला दे, दूसरे को रोक दे, पहले को चला दे, तो रिलेटिव मोशन की वजह से, है ना, एक दूसरे में क्या हो रहा है कि इंडक्शन, यानी कि करंट पैदा हो रहा है। तो रिलेटिव मोशन की वजह से कॉइल में जो करंट पैदा हो रहा है वो आपने क्लियरली ऑब्जर्व किया या फील किया। चलिए आगे सुनिए, कह रहा है नाउ द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय सेकंड कॉइल। अभी आपने क्या देखा था कि बार मैग्नेट को हटा के हमने सेकंड कॉइल C2 ला दिया। ठीक है, C2 कनेक्टेड टू द बैटरी, जो बैटरी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो क्या लिखा है, स्टडी द करंट इन द कॉइल C2 प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है C2 में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, छोटे STD मतलब होता है तुरंत, है ना, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एज C2 इज मूव टुवर्ड्स द C1 एंड द गैल्वेनोमीटर शो अ डिफ्लेक्शन, दिस इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल 1। तो जब कॉइल 2 को बैटरी से जोड़ा गया और उसके पास लाया गया C1 के पास, तो जब C1 के पास लाया गया ना, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया, लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप डिफ्लेक्शन बंद हो गया। लिखा भी है आगे, When C2 is moved away, the galvanometer show the reflection again। जब आपको दूर लाया गया तो भी डिफ्लेक्शन दिखा, कोई दिक्कत नहीं। जब पास लाया गया था ना, तो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा था और एक समय जाके कांस्टेंट हो गया, तो गैल्वेनोमीटर फिर 0 पे आ गया। लेकिन जब दूर ले जा रहे थे तो करंट धीरे धीरे घट रहा था, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे घट रही थी, तो हुआ क्या कि फिर डिफ्लेक्शन दिखाया। समझ रहे हैं आप? ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, When the coil is held fixed, C2 is fixed, C2 को फिक्स रख गया, C1 is moved, the same effect will be observed। अब इस बार क्या है कि जो बैटरी वाली कॉइल थी उसको रोक दिया गया, कॉइल जो पहली वाली कॉइल थी उसको मूव कराया गया, सेम इफेक्ट दिखाई दिया। क्या रहा, अगेन इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स। ठीक है, दो कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन था, दैट इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, अगर आप जानते हैं भैया कि ये क्या है, सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड है बेटा, तो आपको पता है यहाँ से करंट पास हो रहा है, करंट पास होगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कुछ लाइंस बनाई गई जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो सोलेनॉइड है इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जस्ट लाइक बार मैग्नेट होता है, आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा। बार मैग्नेट में क्या होता है पता है आपको, बार मैग्नेट में क्या होता है, ये नॉर्थ से साउथ है, तो बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है ऐसे ऐसे, और अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है ऐसे। तो ये आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे मूव करती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, यानी यहां से जा रही है इधर से आ रही है, यहां से जा रही है इधर से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। बिल्कुल ये सोलेनॉइड है एकदम बार मैग्नेट की तरह, इसका भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब अगर देखें धीरे धीरे जो करंट बढ़ रहे, पास लाए आप, पास लाए, ठीक है, इसमें क्या हो, जैसे स्विच ऑन किया तो धीरे धीरे करंट बढ़ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बदल रही थी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब बदलेगा ना, तो इसमें करंट पैदा होगा कुछ समय के लिए, लेकिन जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो नहीं होगा। समझा चुका हूं, देखो क्या लिखा है, अबव टू एक्सपेरिमेंट है ना, इन्वॉल्व द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड कॉइल और बिटवीन टू कॉइल्स, या तो मैग्नेट या कॉइल या तो दोनों कॉइल रेस्पेक्टिवली। थ्रू अनदर एक्सपेरिमेंट फ्राइडे शो दैट द रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायर्ड। ठीक है, एग्जैक्टली जब ये जो एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें ये चीज समझ में आया था कि रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में होना जरूरी है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, तब जाके करंट पैदा होगा। लेकिन फैराडे साहब ने कहा कि रिलेटिव मोशन एग्जैक्टली एब्सोल्यूट बिल्कुल हमेशा जरूरी नहीं। या क्या लिखा है, दिस रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। कहना क्या चाहता है आगे सुनिए,
कह रहा है फिगर शो द टू कॉइल C1 एंड C2 हेल्ड स्टेशनरी, C1 is connected to a galvanometer G and while second coil is connected to a battery through a टैपिंग की के, टैपिंग मतलब बार बार टच किया गया है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चालू रहा, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द गैल्वेनोमीटर शो अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, मोमेंटरी मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए डिफ्लेक्शन दिखाया, बहुत ही कम मोमेंट के लिए। व्हेन द टैपिंग की इज प्रेस, जब टैपिंग की प्रेस किया गया ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी ना, सॉरी गैल्वेनोमीटर था ना, तो बहुत ही कम टाइम के लिए डिफ्लेक्ट हुआ। मोमेंटरी मतलब उसी मोमेंट पे डिफ्लेक्ट हुआ, फिर जीरो पे आ गया। तो जब टैपिंग की को यानी की को टैप किया गया, दबाया गया, तो डिफ्लेक्ट हुआ, फिर हटा लिया, डिफ्लेक्शन जीरो, फिर दबाया, फिर डिफ्लेक्ट, फिर दबाया, फिर डिफ्लेक्ट। यानी कि जरूरी नहीं है कि दोनों कॉइल के बीच में या दो मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन ही हो। आप क्या कर सकते हैं, है ना, आप क्या कर सकते हैं, दोनों को रोक दिया गया, हेल्ड एक ही जगह पर होल्ड कर दिया गया और करंट पास करा के, यानी कि बैटरी जोड़ के भी क्या कर सकते हैं, दोनों को चार्ज कर सकते हैं, या फिर C1 को क्या कर सकते हैं, C1 के अंदर करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर रिटर्न्स टू जीरो इमीडिएटली, जैसे दबाया तुरंत जीरो। इफ द की इज हेल्ड प्रेस कंटिन्यूसली, अगर लगातार कंटिन्यूसली दबाया गया तो बेटा वो जो डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया। तो अगर की को कंटिन्यूसली दबाया गया तो डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया क्या, क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो गया तो दूसरे में करंट इंड्यूस कर नहीं पाएगा। लेकिन दबाया बंद किया, दबाया बंद किया, तो उसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, तो करंट पैदा हो गया, जिसकी वजह से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखने को मिली थी। अब भैया इतनी सारी एक्सपेरिमेंट में इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई है। तो ये था कुछ एक्सपेरिमेंट जो फैराडे साहब ने किए थे, एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट किए थे और तीनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन आपको समझ में आ गया है। अब आगे आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी किया था, ठीक है। अब ये जो लॉ है ना, वो लॉ क्या कहता है, लॉ इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बदल रही थी तभी करंट इंड्यूस हो रहा था, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही थी, मतलब अगर की को कंटिन्यूसली दबाया गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया गया, तो करंट पैदा नहीं हुआ था, और मैग्नेट को भी रेस्ट में रखा गया तो नहीं हुआ था। ये चीज क्लियर है। तो क्या कह रहा है ये लॉ, क्या कहता है, फैराडे साहब का पहला लॉ है, क्या कह रहा है देखिए, कि देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, EMF और करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर बदलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलते हैं तो क्या पैदा होता है बेटा, है ना, करंट पैदा होता है, या फिर EMF पैदा होता है, वोल्टेज पैदा होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, EMF पैदा होता है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो EMF प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, EMF। कह रहा द मैग्नेट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। भैया ये कहना चाहता है, कहना क्या चाहता है कि चेंज in magnetic flux with respect to time, change in magnetic flux with respect to time, yeah, the rate of change of magnetic flux is equal to voltage, yeah sorry is directly proportional to voltage, is directly proportional to voltage। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलते हैं तो क्या देगा, वोल्टेज देगा, यानी कि the rate of change of magnetic flux gives voltage, the rate of change of magnetic flux gives voltage, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो कांस्टेंट होता है ना वो बराबर ही आ जाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी जो EMF है ना वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ आएगा नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया ये बात आपको लेंज साहब बताएंगे, क्या बताएंगे, लेंज साहब। तो एक बार अगर टर्न हुआ, एक सिंगल टर्न के लिए, कॉइल के सिंगल टर्न के लिए जो वोल्टेज होगी वो होगी नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है बात, है ना। ये नेगेटिव क्यों आया, अभी लेंज लॉ पढ़ेंगे आज के आज ही पढ़ेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या भैया, जो वोल्टेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अच्छा वोल्टेज यानी कि V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू IR, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, IR, नेगेटिव चेंज फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से R आ जाएगा नीचे, तो करंट क्या होगा, 1/R माइनस का चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने क्या देखा कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल रहे थे तो करंट पैदा हुआ। तो ये चीज तो क्लियर हो गई फैराडे साहब के एक्सपेरिमेंट से और
हर्ज साहब के एक्सपेरिमेंट से कि भैया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को पैदा करती है तो मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करेगी। ये बात एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और करंट का डेफिनेशन या करंट का फॉर्मूला भी यहां से आप निकाल चुके हैं। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, मेथड ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। हम क्या चाहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदल दे। अभी सारी बात मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने पे ही हुई थी। आपने टॉपिक ही मैग्नेटिक फ्लक्स से शुरू किया था, चैप्टर ही शुरू किया था वहां से। मैग्नेटिक फ्लक्स बदल के करंट पैदा करना है। अभी आपने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से करंट पैदा होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से करंट पैदा होता है। 3 तरीके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलने के। पहला जो तरीका है वो है भैया मैग्नेटिक फील्ड भी बदल दो। मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदल जाएगा। एरिया वेक्टर बदल दो तो भी बदल जाएगा, और अगर एंगल बदल दिया तो भी बदल जाएगा। समझते हैं कैसे, समझते हैं कैसे। देखो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पी डॉट है, लिखोगे तो क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। आप भैया बी बदल दो, ए बदल दो, चाहे कॉस थीटा बदल दो। क्लियर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो भैया ऐसा है कि पहले आपको हम एंगल बदल के दिखाते हैं, थीटा बदल के दिखाते हैं। थीटा कैसे बदलोगे, जैसे मान लो हमारे पास ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर ये एरिया है, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा ये। यहाँ से हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 डिग्री, ये होता है 1, यानी कि बी ए के बराबर हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आया, बी ए। अब यहाँ चेक करो, हम कह रहे हैं ये आपका कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है, यहाँ से। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस 90, ये हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0। आपने देखा भैया कि अगर आपने एंगल बदल दिया ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गई, बदल गई। अब अगर एरिया बदल दे तो, अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मतलब एरिया कैसे बदला है, मान लो कि ये ऐसे था, सर्कुलर रूप ऐसे था, आपने क्या करना भैया, ये अभी क्या है 0 डिग्री पे, तो 0 से बढ़ा के तुमने कुछ ना कुछ, अगर मान लो कि ऐसे हम एरिया मान लें, तो यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा ये होगा ये, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ ना कुछ दोनों के बीच में एंगल होगा। थोड़ा और टेढ़ा कर तो और एंगल बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ एंगल 0 था, अगर आपने इसको ऐसे ऐसे धीरे 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 घुमा के एकदम ऐसे कर दिया, तो भैया जब ऐसे इसको घुमाया गया तो यानी 0 से 90 आपने एंगल ले गया। तो 0 से 90 जब आप एंगल ले जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा था ना, तो एंगल बदलने से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रही। उसके बाद बेटा मान लो कि एरिया हम अपने हिसाब से मान लें, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, हम कह रहे हैं यहाँ एरिया ऐसा माना गया है, तो एरिया ऐसा माना गया तो एरिया वेक्टर ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, कुछ ना कुछ तो बेटा इसका क्या आएगा, वैल्यू आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं ये आपका ठीक है मैग्नेटिक फील्ड है, और इस बार एरिया हमने ऐसा मान लिया, एरिया हमने ऐसा मान लिया, ठीक है, तो एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो आपने देखा एरिया पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, या एरिया आपने ऐसा मान लिया, ठीक है, एरिया, तो ये किसी एंगल पे हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एरिया पे भी डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सोचने वाली बात ये है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा है, ठीक है, ये पूरा यहाँ इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, और हम कह रहे हैं कि ये एरिया है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम। तो इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसका फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। 3 बातों पर डिपेंड करता है, जो कि आपको समझ में आ गया है। चलिए कुछ साइन कन्वेंशन को समझते हैं, कुछ टॉपिक है, साइन कन्वेंशन से कई सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, कई सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब हमारे पास एक कॉइल है, ध्यान से देखना, ये कॉइल है, ये आपका कॉइल है। कॉइल में करंट 2 तरीके से जाता है, ठीक है, कॉइल में करंट 2 तरीके से जाता है। ये 2 कॉइल हमने बनाया, सर्कुलर लूप बनाया, ठीक है। इस कॉइल में 2 तरीके से करंट जा रहा है, एक तो जा रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मतलब घड़ी की सुई जैसे जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है। और हम कह रहे हैं कि करंट ऐसे चला जाए, ऐसे, मतलब ऐसे जाए, तो घड़ी की सुई ऐसे जाती है ना, ऐसे जाए, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और आपने क्या करना है, एक बार मैग्नेट को इसके पास लाना है, एक बार मैग्नेट को इसके पास लाना है, ठीक है, बार मैग्नेट को इसके पास लाना है, ठीक है, इसके पास हम क्या कर रहे हैं, बार मैग्नेट पास ला रहे हैं, ठीक है, पास ला रहे हैं। तो इस बार मैग्नेट को जब पास लाएंगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम कह रहे हैं कि इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है, ठीक, बार मैग्नेट को ऐसे पास लाया गया, हमने कहा साउथ पोल है, आप चाहे तो कॉइल के अंदर भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉइल, ये कॉइल समझते हैं ना, इसके बीच से मान लो कि हम
यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोयल है, ठीक है, कोयल है, और यहाँ से हम बार मैग्नेट इसके अंदर कर दिए, कोई दिक्कत? अच्छा पा दूर रखिए, चाहे अंदर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, होगा क्या, देखो होगा क्या एग्जैक्टली कि जब तुम इसके पास लाओगे ना, जब इसके पास लाओगे तो इस कॉइल के अंदर, ठीक है, अंदर एक पोल जनरेट हो जाएगा, एस, ये साउथ पोल है, इधर भी साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जब इसको पास लेकर जाओगे, जब इसको इधर से लेकर जाओगे, ये इसको क्या देगा, रिपल्सन देगा, क्या देगा, रिपल्सन। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ताकत ज्यादा है भैया, तो तुम क्या करोगे, इसके आर पार कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कितना रिपल्सन देगा इसको, तुम्हारे ताकत से ज्यादा थोड़ी रिपल्सन दे देगा, तो फाइनली तुम इसको पास करा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ऐसा है कि तुम देख यहाँ से रहे हो, ऑब्जर्वर हो तुम, देख यहाँ से रहे हो, तुम्हारी आंखें है ना, असली आंखें। तो एग्जैक्टली आपको क्या लगेगा बेटा, ये आपका साउथ पोल, अच्छा जब ये इधर से साउथ पोल आ रहा है तो ये आपका हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब क्लॉक वाइज करंट जाता है ना, तो ये बेटा ये अंदर क्या बनाता है, साउथ पोल, क्या है, साउथ पोल। तो याद रखना कि इधर भी साउथ पोल है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ऑफिशियली भैया फिर से तुम मैग्नेट पास लाओगे, ये नॉर्थ, ये इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है, इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, इधर ऐसे बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। तो कायदे कानून के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से देखना भैया कि ये इधर नॉर्थ बना है तो इधर भी आपको नॉर्थ ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अंदर नॉर्थ बनेगा, इधर भी नॉर्थ आएगा। जब क्लॉकवाइज होगा तो इधर साउथ है तो इधर भी साउथ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है इधर नॉर्थ है तो इधर भी नॉर्थ ही बनेगा। ये साइन कन्वेंशन है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा साइन कन्वेंशन, बहुत बड़ी बात। चलिए अब साइन कन्वेंशन के बाद अपन आते हैं लेंज लॉ के ऊपर। याद करिए लेंज वही साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, फ्राइडे के लॉ में माइनस लगा दिया था, ठीक है। फ्राइडे सोच रहा होगा कि भैया माइनस क्यों लगाया, सवाल पूछा होगा लेंज से, बोला कि ऐसा नहीं भैया, कारण है हमारे पास। क्या कारण है, कहा कि द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट दैट प्रोड्यूसेस अ करंट, है ना, विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कह रहा है कि द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट प्रोड्यूसेस अ करंट। कह रहा है कि पोलरिटी की वजह से, ठीक है, पोलरिटी की वजह से, या फिर है ना जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो ईएमएफ क्या है बेटा, है ना, ईएमएफ की वजह से, ईएमएफ की वजह से करंट पैदा हो रहा है, ईएमएफ की वजह से क्या हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। और ये करंट क्या करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। सुनिएगा ध्यान से कि ईएमएफ की वजह से, या फिर क्या बोलेंगे, जो करंट पैदा हो रहा है, ठीक है, जो करंट पैदा हो रहा है उस करंट, वो जो करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करती है, अपोज करती है। मतलब लेंज लॉ कहना चाहता है कि जो करंट पैदा हुआ है ना, जो करंट पैदा हुआ है ना, जो प्रोड्यूसिंग करंट है, जो करंट है वो क्या करती है बेटा, है ना, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करती है, अपोज करती है। तो याद करिए कि जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच गिव्स वोल्टेज। लेकिन ये जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ, इसकी वजह से क्या करंट पैदा होगा। तो यहां जो करंट पैदा हो रहा है आई इक्वल टू, है ना, आई इक्वल टू, यानी कि इस ईएमएफ की वजह से कुछ ना कुछ करंट पैदा होगा। तो जो करंट पैदा हो रहा है ना, वो जो करंट है ना, वो जो करंट है ना, वो जो करंट है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करती है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को होने देना नहीं चाहती है, ऐसा चाहती नहीं है। ये जो करंट है, ये जो करंट पैदा हुआ है, ये करंट चाहती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना बदले, मतलब इनर्शिया को फॉलो कर रही है ना। इनर्शिया मतलब जो चीज जैसे वैसे रहना चाहती है। जैसे तुम्हारा इनर्शिया क्या, तुम अगर सो रहे तो सोने ही रहना चाहते हो, तुम खेल लो तो खेलते ही रहना चाहते हो, तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहना चाहते हो। अगर कोई बॉडी किसी भी स्टेट में है, उसी स्टेट में रहना चाहती है, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। ये जो करंट है ना, वो इनर्शिया फॉलो कर रही है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं होना चाहिए, वो चेंज का अपोज करती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलने की कोशिश करेगा, उसका अपोज करेगा करंट, अपोज करे करंट, अपोज करंट जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बदलने देना नहीं चाहती है, अपोज करती है, इसलिए माइनस का साइन लगा है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज का क्या करती है, अपोज करती है, इसलिए माइनस का साइन लगा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है ना चेंज इन फ्लक्स को, जो करंट है ईएमएफ की वजह से, वो क्या करती है, अपोज करती है, इसलिए माइनस का साइन लगा है। पहली बात ध्यान से देखो, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कॉइल है, ये क्या है, कॉइल है, कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ठीक है।
और आपने क्या किया, या फिर करंट नहीं जा रहा, ठीक है, ये कॉइल है, कॉइल है, ठीक, कॉइल है, कॉइल है, रहने दे, ये कॉइल है, ठीक। आपने क्या किया, यहां से एक 12 मैग्नेट को उसके पास ले आए। जब 12 मैग्नेट को पास लाएंगे तो पास लाने से क्या होगा, करंट पैदा होगा। तो इसके अंदर जो करंट पैदा होता है ना, वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होता है, ठीक है। और जब तुम इसको पास लाओगे तो अंदर एंटी क्लॉकवाइज की वजह से फील्ड ऐसा बनेगा, ठीक है, अंदर एक पोल जनरेट हो जाएगा कॉइल के अंदर। तो ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल्सन देगा, क्या देगा, रिपल्सन। तो क्या कह रहा है भैया, जब तुम पास ला रहे हो तो तुम मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहे हो। तो ये जो कॉइल है ना, कॉइल के अंदर जो करंट है ना, वो क्या कर रहा है कि पोल डेवलप करके, नॉर्थ पोल डेवलप करके, है ना, इसको रिपल्सन दे रहा है। मतलब ये कि जैसे तुम इसको पास लाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। तो ये कॉइल क्या चाहती है, ये कॉइल के अंदर जो करंट है, वो करंट क्या चाहती है, करंट चाहती है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स ना बदले। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने का क्या करेगी, अपोज। कैसे अपोज करेगी, अंदर भैया फील्ड अंदर जो है ना पोल डेवलप करके। तो अंदर एक पोल डेवलप होता है, नॉर्थ पोल, और ये क्या कर पाती है, इसको अपोज करती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स ना बदले। तो यहाँ जो करंट पैदा होगा ना इस कॉइल के अंदर, वो करंट चाहती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना बदले, जिसके कारण यहाँ नॉर्थ पोल है तो अंदर भी क्या बन जाता है, एक नॉर्थ पोल बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि भैया ऐसा है कि हम साउथ पोल वाले को लेके आए, ठीक है, तो ये जो कॉइल है ना, इसके अंदर करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, और इसके अंदर ही क्या हो जाएगा, इस तरीके से साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। क्योंकि जैसे भैया पास लाओगे, इसको रिपल्सन देगा और कहेगा भैया कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना नहीं चाहते। इनर्शिया का यही लॉ है, जो चीज़ जैसे है वैसे ही रहना चाहती है ना। आप अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही, जैसे ठंड का मौसम है, अगर आप सोते हैं तो सोते ही रहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई, है ना। तो हमने कहा लेंज लॉ ने क्या कहा भैया, लेंज लॉ ने कहा कि जो वोल्टेज है, यानी जो करंट है, जो वोल्टेज की वजह से जो करंट है, वो क्या करती है, चेंज इन फ्लक्स का अपोज करती है। तो यहाँ क्या लगा, माइनस। चलिए एग्जाम्पल्स ऑन मोशन ऑफ मैग्नेट, बहुत बढ़िया। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे अपने को समझ में आएगा क्या। देखो लेंज लॉ को अगर सिंपली कहे ना, है ना, तो सिंपली कैसे कह सकते हैं, देखिए पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, फिर लेंज लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप यहाँ नॉर्थ पोल लेकर आएंगे ना, तो जब नॉर्थ पोल लेकर आएंगे तो करंट कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और अंदर एक पोल डेवलप हो जाएगा। मतलब इसको दे रहा है रिपल्सन, दूर जाने दे रहा है, दूर धक्का दे रहा है, ठीक है। साउथ पोल लेके आएंगे तो भी भैया करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा। और क्योंकि आप जानते हैं भैया नॉर्थ पोल है तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। जब आप साउथ पोल बदल देंगे तो डायरेक्शन करंट की बदल जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ रिपल्सन दे रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भैया कह रहे हैं ठीक है तुम रिपल्सन दिए, तुमने ठुकरा दिया, हम जा रहे हैं, ठीक है, तुमने ठुकरा दिया, हम जा रहे हैं। यहाँ दूर जाने दे रहा है, दूर भेज रहा है इसको, ठीक है। यहाँ क्या कर रिपल्सन दे रहा है, मतलब पास आने नहीं दे रहा है ना, पास आने नहीं दे रही है, पास आने नहीं दे रही है। कुछ और मत समझना भैया, देखो, है ना। अब हम क्या करें, पास आने नहीं दे रही तो हम दूर ले जाते हैं। तो अब इस मैग्नेट को हम क्या ले गए, दूर। जैसे मैग्नेट को दूर ले गए ना, जैसे मैग्नेट को दूर ले गए, तो आपको पता है जब मैग्नेट को दूर ले गए तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज। जैसे करंट की डायरेक्शन बदली तो अंदर कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल। अब भैया ये नॉर्थ और साउथ आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट, क्या होंगे, अट्रैक्ट, है ना। तो पास आने नहीं दे रही थी और यहां दूर जाने नहीं दे रही है, दूर जाने नहीं दे रही है, नहीं दे रही। सेम केस यहां है, देखो पहले केस में क्या था, जब हम पास लाए थे साउथ पोल को तो करंट क्या था, क्लॉकवाइज, अंदर ही साउथ हो गया था, तो इसको पास आने नहीं दिया जा रहा था, यानी इस मैग्नेट को पास आने नहीं दिया जा रहा था। अब क्या है ना कि मैग्नेट को वापस हम भेज दिए, ऐसे वापस भेज दिए। जैसे वापस भेज रहे थे, वापस जा रहे थे, जैसे वापस जा रहे थे भैया करंट की क्या हो गई, डायरेक्शन बदल गई। आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो इधर करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो इधर करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो अंदर क्या डेवलप हो गया, नॉर्थ पोल। जैसे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ ना, तो ये इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, अट्रैक्शन मिल रहा है इसको, है ना। तो अट्रैक्शन मिल रहा मतलब दूर जाने नहीं दे रहा है, दूर जाने नहीं दे रहा है। तो लेंज लॉ को अगर सिंपली कहे ना, तो लेंज लॉ का कहना है कि पास दूर जाने नहीं देती, दूर जाने देती थी और पास आने नहीं देती, ठीक है। तो लेंज लॉ क्या कह रहा है, लेंज लॉ कह रहा है कि पास आने नहीं दे रही है और दूर जाने नहीं दे रही है। इसका क्या मतलब भैया, आजकल का रिलेशन भी ऐसा ही है ना, पास आने देगी ना दूर जाने देगी, बीच में उलझा देती है ना। ऐसा ही होता है, प्यार भी करेंगे शादी भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है ना। तो पास आने नहीं देगी, दूर
जाने नहीं देगी, बीच में लटका देगी तुमको, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है लेंज लॉ के कुछ एग्जांपल्स। तो लेंज लॉ में क्या है ना भैया, है ना, लेंज लॉ फिजिक्स दुनिया के हर चीज पे अप्लाई होता है। इसलिए हम आज समझ गए भैया कि जब लोगों का दिल टूटता है तो फिजिक्स क्यों पढ़ता है, क्योंकि फिजिक्स में रियलिटी है, सच्चाई है। क्या सच्चाई है? लेंज लॉ देखो, है ना, पास आने नहीं देती और दूर जाने नहीं देती, ये जिंदगी की भी सच्चाई है। तुमको पास आने नहीं देगी, दूर जाने नहीं देगी, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है कुछ एक्सपेरिमेंट और मोशन। चलिए अब एक सवाल है भैया, छोटा सा सवाल है और अच्छा सवाल है। कह रहा है कि मेटल की रिंग है, उसको कैसे रखा गया? हॉरिजॉन्टली। कह रहा है बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग व्हेन इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहली बात, एक मैग्नेट ले रहे हैं, ठीक है, एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसको हम नीचे छोड़ रहे हैं, तो कैसे जाएगा भैया? जब इसको छोड़ देंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जी के बराबर होगा। फ्री फॉल का केस बनेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे बार मैग्नेट इसको छोड़ देंगे तो एक्जैक्टली नीचे गिर जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है कि एक रिंग है, एक लूप है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, सपोज ऐसे, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से क्या किया गया? बार मैग्नेट को क्या किया गया? बार मैग्नेट को छोड़ा गया, बार मैग्नेट को छोड़ा गया। तो जब बार मैग्नेट को छोड़ा गया ना राजा, जब बार मैग्नेट को छोड़ा गया, तो जैसे बार मैग्नेट पास आएगा ना इसके, जैसे बार मैग्नेट पास आएगा ना, तो अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट, ऐसे। तो अब जैसे ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये इसको क्या देगा? रिपल्सन, दूर भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है, दूर भेजने की कोशिश करेगा। तो इसको क्या करेगा? ये दूर भेजने की कोशिश करेगा। जब इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा तो बेटा इसकी स्पीड घटेगी, यानी कि एक्सेलरेशन घटेगा। तो इस केस में जो ए है ना, ए है ना, ए वो जी से कम आएगा, वो ए क्या आएगा? जी से कम। तो ऑप्शन है लेस देन जी। लेकिन सपोज करिए कि भैया एक रिंग है, कंडक्टर है, ऊपर से तुमने कॉइल को क्या कर दिया? छोड़ दिया, कॉइल है। अब ये जो नीचे कॉइल था हॉरिजॉन्टल, आपने क्या किया? बार मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया, तो बार मैग्नेट क्या होगा? कॉइल के बीचों बीच निकल जाएगा। जब बीचों बीच निकल जाएगा तो कॉइल ऊपर और मैग्नेट नीचे, तब क्या होगा? तब किस स्पीड से आएगा, किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? तो ऊपर क्या है? ऊपर भैया ऐसा है कि ऊपर क्या है बताइए? ऊपर क्या है? यहां तो क्या हो गया बेटा? यहां से इसको क्या मिल जाता? रिपल्सन। ऊपर क्या होगा? देखो, जैसे ये नीचे आया बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ठीक है। तो जैसे ये दूर जा रहा है ना, क्या जा रहा है? दूर। तो अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज, और सॉरी डायरेक्शन क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये क्या था? नॉर्थ पोल था, ठीक है। तो ये जो दूर जा रही थी ना, तो इसको दूर जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा, तो फिर से एक्सेलरेशन जी के क्या होगा? कम ही आएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? एकदम सही है, ये वाला। चलिए अब यहां से लेंज लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन क्या कह रहा था? देखिए अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो करंट है ना वो इनर्शिया का अपोज करती है। करंट क्या? इनर्शिया का अपोज करती है, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा था कि सॉरी, करंट जो है ना इनर्शिया, ये करंट की जो इनर्शिया थी वो क्या एक्सप्लेन कर रही थी? वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करती है। दूसरी बात आपने ये पढ़ा था कि अगर मैग्नेट रेस्ट पे है तो किसी भी प्रकार का करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? एनर्जी क्या? नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बात आपको पता है, एनर्जी कंजर्वेशन है। साथ ही साथ जब तक मैग्नेट में मोशन नहीं होगा ना, तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लेंज लॉ क्या कह रहा है और एनर्जी कंजर्वेशन क्या कह रहा है? एक बात बताइए, हमारे पास ये मैग्नेट है, ये हमारे पास कॉइल है, ये जो कॉइल है, ठीक है, में करंट जा रही है क्लॉकवाइज। सपोज करिए हमने कहा क्लॉकवाइज करंट जा रही है, ठीक है। इसके अंदर एस पोल डेवलप हो गया। अगर हम यहां से अगर हम मैग्नेट को रखें तो क्या ये मैग्नेट अपने आप चली जाएगी उसके अंदर? कॉइल के आर पार हो जाएगी क्या? मान लीजिए कॉइल है, कॉइल के आर पार अपने आप मैग्नेट चली जाएगी क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मैग्नेट को क्या करना पड़ेगा? फोर्स देना पड़ेगा, आपको मैग्नेट को एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको मैग्नेट को क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। जब आप मैग्नेट को मूव करेंगे, ठीक है, जब आप मैग्नेट को मूव करेंगे, इधर नॉर्थ पोल है तो इधर क्या बन जाएगा? इधर भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, और फिर फाइनली इसको अट्रैक्शन मिलेगा, रिपल्सन मिलेगा। या फिर आप समझ रहे हैं कि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स यानी कि मैकेनिकल वर्क डन किया ना, तो मैकेनिकल वर्क डन की वजह से क्या होगा?
मैग्नेटिक एनर्जी बनेगी, और मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने क्या देखा भैया, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लिखा है, देयर इज नॉट पॉसिबल, है ना, देयर इज नॉट पॉसिबल करंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट एनी एफर्ट। अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आप मैग्नेट को मूव नहीं कराएंगे तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, पहली बात, है ना। दिस विल वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि आप जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि बिना कोई एफर्ट लगाए ही करंट प्रोड्यूस हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो आप मुझे बताइए एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ना तो एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी। तो अगर आपने कोई एनर्जी नहीं दी तो अपने आप एनर्जी कैसे पैदा होगी, यहाँ अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा होगी, नहीं हो पाएगी। तो अपने आप तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी नहीं, तो इसलिए क्या करना पड़ता है आपको, कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क डन देना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो आपने मैकेनिकल एनर्जी दिया, इसको कॉइल ने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बिना एनर्जी दिए एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती, एनर्जी क्रिएट नहीं होती अपने आप, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा एनर्जी को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अपने आप तो क्रिएट होगी नहीं, है ना, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही प्रोड्यूस होती है। यानी इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि मैं मोशनल एफर्ट की वजह से करंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया कॉइल के अंदर। अगर आपने भैया थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया, मतलब आपने एनर्जी दी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी जो कन्वर्जन हुआ है आपके एफर्ट की वजह से हुआ है। अगर आप एफर्ट नहीं लगाते तो कोयल अपने आप इसके अपने आप आसपास थोड़ी चला जाता, जब पास नहीं जाता तो करंट पैदा थोड़े होता है। तो आपने एफर्ट लगाया, यानी आपने कुछ ना कुछ क्या किया, एनर्जी दिया एक फॉर्म में तो वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। चलिए, तो आज बस इतना ही, ठीक है, अभी तक इतना ही पढ़िए, छोटा सा टॉपिक है, एक पार्ट इसका और बन के आएगा जिसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, देखिए।